हाय गाइस, वेलकम बैक टू संतोषी आईएएस। आई होप आप सभी अच्छा कर रहे होंगे और अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, विजन आईएएस के जितने जो मॉक्स होंगे उनके आप नोट्स तैयार कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स, क्रिस्प नोट्स। एक शीट को डिवाइड करो दो पार्ट्स में और छोटे छोटे नोट्स बना लो ताकि जब एग्जाम का टाइम आए तो उस टाइम पे आप इनको जल्दी क्विकली आप इनको रिवाइज कर पाओ। ठीक है, तो कल हमने पहला मॉक टेस्ट स्टार्ट किया था, उसके 30 क्वेश्चन किए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज का है हमारा, भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। जो इंडियन काउंसिल एक्ट्स आए थे 1947 से पहले, उनके बारे में एक सवाल पूछा गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें हमें क्या बताना है? सही। ठीक है, तो हमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1999। 1919 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट थे, आईसीए 1919, उस पे हमें जो है फोकस करना है और बताना है जो है उसके कंटेक्स्ट में कौन सी बात जो है वो सही है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, इसके तहत जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई थी, यानी कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट, कि उनका जो उनका एक अलग से जो है इलेक्टोरेट, उनका जो है एक अलग से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मुसलमानों की पॉपुलेशन के लिए खड़ा किया जाने लग गया। पहले ऐसा था नहीं, बट एक्चुअली में ये 1919 के टाइम पे नहीं हुआ था, 1919 से पहले हो गया था। 1905 में देखोगे आप, बंगाल पार्टीशन की बात उठी। ठीक है, बंगाल पार्टीशन की। और 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया। ब्रिटिशर्स का हाथ था इसका फॉर्मेशन के पीछे। तो जो है 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। उसी के बाद जो है 90, जब मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होगा, एक पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन आ गई, तो उसके बाद जो है एक रिप्रेजेंटेटिव की जो है रिक्वायरमेंट्स तो होगी। उसको ब्रिटिशर्स ने 1909 का जो काउंसिल एक्ट आया था उसमें स्थापित कर दिया। तो 1909 का जो एक्ट आया था उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात उठी थी मुस्लिम्स के लिए। तो जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात हुई थी वो 1909 के टाइम पे हुई थी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधायकों का प्रावधान किया गया। तो बोल रहा है कि कुछ प्रांतों के अंदर जो द्विसदनीय विधायक थे उसका प्रावधान किया गया, यानी कि इट प्रोवाइडेड फॉर बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन सम प्रोविंसेस। तो बेसिक बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जो द्विसदनीय, दो सदन होते हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस, जैसे अभी इंडिया के अंदर लोकसभा राज्यसभा है, उसी को बोलते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर। जो दो सदन होते हैं, द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय लेजिस्लेचर, बाइकैमरल लेजिस्लेचर की बात हो रही थी, वो 1919 में प्रोविंसेस नहीं, सेंटर की बात चली थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है, आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा। बिग डेटा आप जानते हो क्या होता है? जो लार्ज अमाउंट में डेटा, चंक, बड़े लेवल पर डेटा होता है। जो आप कुछ भी मान लो, जैसे इंडिया है, लार्ज पॉपुलेशन है हमारी। ठीक है, तो हमारा फोन का डेटा जो है, आप कुछ भी मान लो, आप फेसबुक का डेटा मान लो, इंडिया का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, आप इंस्टाग्राम का मान लो, आप किसी भी सोशल वेबसाइट का मान लो, या फिर किसी जैसे आधार का डेटा हो गया, वो भी 150 करोड़, बहुत ज्यादा डेटा है हमारे इंडिया के पास। तो इस तरीके का डेटा जो कि लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको बोलते हैं बिग डेटा। तो उसके कंटेक्स्ट में ये बात बोली गई है, बिग डेटा के कंटेक्स्ट में। और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति यूएनसीईबीडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कोई सा पॉइंट जो है नीचे दिए में से सही नहीं है, हमें वो देखना है। ठीक है, जो सही नहीं है यूएनसीईबीडी के कंटेक्स्ट में हमें वो देखना है। तो विद रिस्पेक्ट टू द यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स यानी कि ऑफिशियल यूज के लिए जो चीजें, जैसे आपके पास एक डेटा का कलेक्शन है, ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हो जब आपके पास उसकी एक्सेस होगी अच्छे तरीके से। बात ठीक है। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली इसे ज्वाइन किया है, यूनाइटेड नेशन कमिटी फॉर एक्सपर्ट ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस
फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को, इसको रिसेंटली अभी इंडिया ने ज्वाइन किया है। इंडिया ने अभी इसको ज्वाइन किया है, ये बात याद रखिएगा। यूएनसीईबीडी को रिसेंटली इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है। और ये जो कमिटी है वो 2014 से चली आ रही है। ऑस्ट्रेलिया बेसिकली जो पहली चेयर था इसकी, वहां से शुरुआत हुई थी। 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसका पहला चेयर था, जहां इसकी मेंबरशिप जो है इसने हेड किया था। और उसके बाद से ये चली आ रही है। और बिग डेटा के ऊपर रिसर्च R&D करके किस तरीके से इसको यूजफुल बनाया जा सकता है, और किस तरीके से हमें देखा जा सकता है कि ये डेटा हमारे लिए, हमारे जो आम जिंदगी है उसमें यूजफुल कैसे होगा। तो इन सब में देखते हैं हम क्या क्या पॉइंट हैं जो कि सही है, कौन सा जो है गलत है। UNCEBD हैज बीन क्रिएटेड अंडर द UN स्टैटिस्टिकल कमीशन। ये बात सही कही गई है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के अंतर्गत ही इसका जो है गठन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, UN स्टैटिस्टिकल कमीशन, जो कि स्टैटिस्टिक्स पे काम करता है, कि जो सांख्यिकियां होती हैं उनको देखता है, एनालाइज करता है। कोई भी डेटा है, आपके पास कोई भी डेटा है, ठीक है, आप उसको एनालाइज करते हो और फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो। तो इस तरीके की जो स्टैटिस्टिक्स होती है, UN स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है उन चीजों को देखता है। और UNCEBD जो है वो उसी के अंदर जो है क्रिएट किया गया है। सेकंड पॉइंट, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक होगा। सेकंड देखते हैं, UNCEBD जो है इट कंसिस्ट ऑफ 31 मेंबर्स स्टेट्स एंड 16 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बात भी सही कही गई है कि 31 मेंबर जो है इसके अंदर आते हैं और 16 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अंदर करंटली आते हैं। और इसकी जो अभी फिलहाल में जो इसकी जो चेयर है, वो हेड है, वो साउथ अफ्रीका कर रहा है। साउथ अफ्रीका प्रेजेंट की जो चेयर है वो हेड कर रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा ठीक हो गया कि 31 मेंबर के साथ, मेंबर स्टेट्स के साथ, और 16 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। सी देखते हैं, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस ऑफ फॉर सोशल स्टैटिस्टिक्स। ये बात अभी तुरंत मैंने आपको बताई थी कि इंडिया ने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है। तो ये हमारा पॉइंट जो है सही हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बताना है, तो इसी हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, UNCEBD का बोला गया है कि UNCEBD, यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा, इज करेंटली चेयर्ड बाय साउथ अफ्रीका। ठीक है, हाँ ये बात सही है, करंटली ये साउथ अफ्रीका चेयर कर रहा है। और 2014 में आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया ने इसको चेयर किया था जब स्टार्टिंग हुई थी इसकी। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीजें हैं बिग डेटा के ऊपर। बिग डेटा कुछ नहीं है, जो भी हमारे डेटा कलेक्ट होता है हमारी लाइफ से रिलेटेड, या फिर कोई भी R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, उससे रिलेटेड जो भी डेटा कलेक्ट होता है, वो अगर लार्ज क्वांटिटी में होता है, बल्क में होता है, तो उसको बिग डेटा का नाम दे दिया जाता है। और उसकी ही जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके किस तरीके से उसको यूजफुल बनाया जा सकता है, ये जो UN स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है वो काम ये सब करता है। उसी के अंदर जो है UNCEBD का जो है फॉर्मेशन हुआ था 2014 के अंदर। उसकी पहली चेयर ऑस्ट्रेलिया ने हेल्ड की थी, और अभी प्रेजेंट में जो चेयर है वो साउथ अफ्रीका कर रहा है, जिसको करंटली इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो इसके मेंबर्स कितने हैं? 31 मेंबर हैं 16 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के संदर्भ में, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व विच इज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो अभी हुआ क्या था कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, मोटा मोटा बोल दो उसको, याद रखना, मोटा से याद रहेगा आपको, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, मोटा मोटा भाई। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ये डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट को कि ये जो मध्य प्रदेश के अंदर जो अलाइड वायलेशन चल रहा है फॉरेस्ट राइट्स का, जो कम्युनिटीज होती हैं, कम्युनिटीज होते हैं जो जंगलों के अंदर रहती हैं, ठीक है, उनके कुछ फॉरेस्ट राइट्स होते हैं, उनके जंगलों के कुछ अधिकार होते हैं, और उनका वायलेशन चल रहा है, यानी कि उनका हनन किया जा रहा है
कौन करेगा? या तो हरण माफिया करेंगे या फिर कुछ इन्फ्लुएंशियल जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं या फिर पॉलिटिकल पर्सन होते हैं वो करते हैं। तो उसका जो है वायलेशन किया जा रहा है। तो यही बात की थी मोटा ने सरकार से कि भाई ऐसे ऐसे बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार से बोला कि मध्य प्रदेश के अंदर जो वायलेशन चल रहे हैं, फॉरेस्ट राइट्स हैं जो कम्युनिटीज के, उन पे आप थोड़ा नजर डालिए। ठीक है, कौन से वाले फॉरेस्ट राइट्स? जो कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के दरमियान बनाए गए थे। याद रखिएगा ये एफआरए जो एक्ट है, आप आगे जाके पढ़ोगी एनवायरमेंट के अंदर, जितने भी जो फॉरेस्ट राइट एक्ट आए हैं उन सबको पढ़ोगे तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का आया था। तो उसी में अब हमसे बात क्या कह रहा है कि ये 2006 एफआरए के 2006 के जो राइट्स हैं वो वायलेट किए जा रहे हैं। कहाँ? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व्स के आसपास और उसके अंदर, उन पर ध्यान देना है। तो अब उसके कंटेक्स्ट में हमें ये देखना है। तो पहले तो लोकेशन पूछी गई है, लोकेट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, ये हमने देख ही लिया। मध्य प्रदेश के अंदर सागर, दमोहा और नरसिंहपुर, 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आता है। सागर, 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 नमोह, दमोह और एक लास्ट नरसिंहपुर, नरसिंहपुर। ठीक है, इन तीनों के अंदर जो है ये फैला हुआ है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि एमपी के अंदर आता है, जिसमें रिसेंटली मोटा भाई ने जो है सरकार से बोला था कि भाई साहब यहाँ एफआरए 2006 के जो फॉरेस्ट राइट्स हैं कम्युनिटीज के वो वायलेट किए जा रहे हैं, आप थोड़ा इन पर नजर डालिए और देखिए कि क्या बात है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट बोला गया है ये जो इंद्रावती नदी का इस बाघ अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है। जो इंद्रावती रिवर जो है इट फ्लोज थ्रू दिस टाइगर रिजर्व। तो ये बात गलत है, इंद्रावती नहीं आती है यहाँ पे। तो बेसिकली कुछ एरियाज हैं इसके जो कि, तो ये बेसिकली गंगा, गंगा के साउथ और नर्मदा के नॉर्थ, तो उस बेसिन का पार्ट है। ठीक है, गंगा और नर्मदा के बीच के बेसिन का जो है बेसिकली ये पार्ट है। बेसिन होता है जहां से कोई भी उसकी जो नदी होती है उसकी ट्रिब्यूटरीज निकल रही हो या फिर वो खुद नदी निकल रही हो, जिन जिन एरियाओं में वो सिंचाई कर रही है, तो उस एरिया में वो जो पार्ट होता है वो उसके बेसिन का पार्ट कहलाया जाता है, कहीं से कैचमेंट एरिया जिसको बोल देते हो आप कहीं ना कहीं। तो इंद्रावती नहीं है, गंगा और नर्मदा के कुछ पार्ट्स में है। ये जो है फैला हुआ है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि सागर, दमोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पर रिसेंटली मोटा भाई ने बोला था मध्य प्रदेश की सरकार से कि भाई साहब जो एफआर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के उल्लंघन किए जा रहे हैं वहां की कम्युनिटीज के, तो उस पर थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा, हाल ही में सुर्खियों में रहा हुआ एक पॉइंट है कि, तो ये जो है हुंगोपर गिब्बन वन्य जीव, होलांगोपुर, अरे तो होलंगापार गिब्बन वन्य जीव जो है, होलंगापार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, उसके कंटेक्स्ट में जो है कुछ बातें उभर के आई रिसेंटली जो है। तो वो न्यूज में रहा था कि हुआ क्या था, एक स्टैंडिंग कमिटी है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, NBWL, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, उसकी एक कमिटी, एक समूह था, उसने कुछ ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स को परमिट दिया है इस इको सेंसिटिव जोन के अंदर, असम के अंदर। इसको कुछ परमिशन मिली गई कि इस रीजन में जाके, ये जो पहली बात तो ये इको सेंसिटिव जोन है जहाँ पे जो है अच्छी बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, पेड़ पौधे अच्छे हैं, जो स्पीसीज हैं, फ्लोरा हैं, ठीक है, वन्य जीव जो हैं वो सारे अच्छी तादाद में है इस रीजन के अंदर, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो इस नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने यहाँ परमिशन दी है कि जाके आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, पर कंडीशन सप्लाइड, अगर आपको कुछ मिलता है तो वहां से एक्सट्रैक्शन नहीं करोगे आप। ठीक है, तो इतनी परमिशन दी थी। तो ये असम के अंदर आता है, होलांगापार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि प्रीवियसली गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। एक रिजर्व्ड फॉरेस्ट है
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और बहुत एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर ये आता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर आता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि साल भर हरित रहने वाले जंगल, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर आता है, असम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं भारत में लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आती हैं? कि कुछ संस्थाएं हैं, कुछ लोग हैं जो कि लोकपाल जो है उसके क्षेत्राधिकार जो है उसके अंदर आते हैं। तो लोकपाल जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज आर अंडर द पर्व्यू ऑफ लोकपाल इन इंडिया? लोकपाल स्टैब्लिश किया गया था 2013 के अंदर, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के अंदर 2013 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था लोकपाल को। उसकी कुछ जिम्मेदारियां थी कि ये जो है कुछ इंक्वायरीज करेगा, अगर कोई भी करप्शन के चार्जेस लगाए जाते हैं किसी भी पब्लिक फंक्शनरीज के लिए, कोई भी पब्लिक फिगर है, ठीक है, मान लो प्रधानमंत्री साहब हैं, मान लो कोई भी मिनिस्टर है, ठीक है, ये पब्लिक फिगर है, मान लो कोई भी एमपी है, ठीक है, कोई भी ग्रुप एबीसीडी का ऑफिसर है, ठीक है, एबीसीडी के ऑफिसर्स हैं, तो इनके लिए अगर कोई करप्शन के चार्जेस आते हैं, इन पब्लिक फिगर्स के लिए कोई करप्शन के चार्जेस आते हैं, तो वहां पे लोकपाल जो है वो थोड़ा सा पिक्चर में आता है, जो कि 2013 के लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के दरमियान फॉर्मेशन हुआ था जिसका। तो उसी के कंटेक्स्ट में जो है हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, वो हमें देखने हैं। तो पहला क्या दे रखा है कि अगर मिनिस्टर फॉर मैटर्स रिलेटेड टू द स्टेटमेंट्स मेड इन द पार्लियामेंट, तो आपने पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर कि कोई भी मिनिस्टर जो है, कोई भी एमपी जो है, अगर कोई स्टेटमेंट बनाते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के अंदर, पार्लियामेंट के जो हाउस चल रहा होता है, जो संसद में सदन चल रहे होते हैं, उसके दरमियान कोई भी स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके अगेंस्ट उसमें कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया, पहला बात तो कोई भी प्रोसीडिंग नहीं की जाती है उनके अगेंस्ट, पहला गलत हो गया हमारे पास। सेकंड देखते हैं कि सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं को, ये भी गलत है। ये एक्चुअली उनके लिए अप्लाई होता है जो कि या तो पार्शली फंडेड होती हैं सरकार के द्वारा, या फिर फुली, या तो फुली या फिर पार्शियली। ऐसा नहीं है कि 10 रुपए दे दिए तब भी जो है उस पर लोकपाल के अंदर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, या तो फुली हो या फिर पार्शियली हो, इस तरीके का क्राइटेरिया होता है। अगर इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जो है, संस्थान है, आ रही हैं सरकार के आधा या तो आधा पैसा दे रही है सरकार, या फिर पूरा के पूरा पैसा जो है उनको चलाने के लिए दे रही है, तो इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन संस्थान है वो लोकपाल के व्यू के अंदर, परव्यू के अंदर आ जाएंगी, वहां पर लोकपाल अपना एक्शन कर सकता है, ठीक है। लास्ट, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, एफसीआरए, विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो बाहर से पैसा आता है उनको रेगुलेट करने का एक एक्ट बनाया गया है इंडिया के अंदर। जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम उसमें देखेंगे कि एफसीआरए का रोल क्या होता है, ठीक है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ऑल द एंटिटीज रिसीविंग द डोनेशन अंडर द एफसीआरए, तो इसमें बोला ऑल द एंटिटीज, ये थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा है। देखते हैं क्या है इसका मतलब। एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में क्या है, जो भी अगर एनजीओ आपने खोली है, अगर आपको बाहर से, इंडिया के बाहर से पैसा मिल रहा है तो वो एफसीआरए के अंदर आता है। एफसीआरए की गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आप जो है बाहर से पैसा फंड कर रहे हो, ठीक है। आपके ऊपर लोकपाल का सिकंजा तभी कसा जा सकता है जब आपकी एनजीओ या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन डोनेशंस ले रही है 10 लाख से ऊपर सालाना, पर ईयर, ये कंडीशन से अप्लाइड है। तो इसने जो ऑल बोल दिया है ये गलत है। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी एनजीओ 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए से ऊपर पैसे ले रही है एज ए एनजीओ, बाहर से, इंडिया के बाहर से फंडिंग आ रही है, तो वो एफसीआरए के अंदर आएगा और वो जो है लोकपाल जो है वहां पे एक्शन ले सकता है अगर कोई फ्रॉड का मामला सामने आता है तो ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं, मिनिस्टर के स्टेटमेंट के ऊपर कभी भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरा, जो सारे गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी गलत है, या तो फुल्ली हो या फिर पार्शली हो। तीसरा,
सारे एंटिटीज नहीं होते, सिर्फ वही एंटिटीज होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फिर एनजीओ होते हैं जो कि सालाना 10 लाख रुपए से ऊपर जो है फंडिंग ले रहे हैं बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से, बाहर के किसी भी इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, वो एफसीआरए के अंदर तो आएंगे आएंगे, पर उन पर लोकपाल का जो है एक्शन लिया जा सकता है, जो कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंदर फॉर्मेट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इस सवाल में पूछा गया है, वित्तीय आपात की घोषणा के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। Consider the following statements regard to the consequences of proclamation of financial emergency. तो पहली बात तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल इंडिया के अंदर आज तक लागू नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरी बात आर्टिकल 360 के अंदर ये आता है। ठीक है, अब तीसरी बात, ये जो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं वो देखने हैं सही है या गलत है। हमसे सही पूछा गया है, डिमांड हमारी। पहला है सेंटर एक्वायर्स फुल कंट्रोल ओवर द स्टेट्स इन फाइनेंशियल मैटर्स। ये बात सही है, जैसे ही फाइनेंशियल इमरजेंसी एक्शन में आती है तो केंद्र को राज्यों के वित्तीय मामलों में पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। ये सिचुएशन ऐसी होती है। ठीक है, जैसे ही फाइनेंशियल इमरजेंसी एक्शन में आएगी, सेंटर जो है उभर के आएगा और जितनी भी फाइनेंशियल पावर्स हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हैं स्टेट के, उस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, प्रेसिडेंट मे रिजर्व ऑल मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल्स फॉर कंसिडरेशन आफ्टर दे आर पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। लेजिस्लेचर जो है वो रहेगी, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो रहेगी, डिसॉल्व नहीं होगी, बट जो भी फाइनेंशियल बिल्स या फिर मनी बिल पास किए जाएंगे इसके द्वारा उनको रिजर्व करके रख सकता है, रिजर्व करके रख सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, किसके लिए, सेंटर के लिए। ठीक है, सिंपल। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयक, मनी बिल या फिर अन्य विधेयक, वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। तो ये जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है एक्चुअली में प्रेसिडेंट के लिए सारे जो है रिजर्व किए जा सकते हैं। तब क्या होता है, जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उस टाइम पर सिर्फ जो बेसिकली जो मनी बिल्स है उसको गवर्नर रिजर्व करके रख सकता है प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, अब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है कि हाँ ऐसा होता है, जैसे ही भी ऐसी फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन आती है उस टाइम पर फाइनेंशियल बिल, मनी बिल, इन सारे बिल्स को जो है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस के लिए, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए उसको रिजर्व करके रखा जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट मे इशू डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शंस ऑफ सैलरीज अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं या फिर हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनकी जो सैलरीज होती है उसको रिडक्शन के लिए बोला जा सकता है। वो कह सकता है कि आप एक काम करो, इनकी जो सैलरीज हैं वो घटा दो, अभी जो है हमारी जो है जेब मंदी चल रही है, आप इनको घटा दो। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, तीनों के तीनों जो है वो सही है, ऑल द थ्री आर करेक्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट है आपको याद रखने की जरूरत है फाइनेंशियल इमरजेंसी के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हमारा पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर, संविधानवाद के ऊपर। ठीक है, संविधानवाद के ऊपर पूछा गया है, बोल रहा है कि संविधानवाद सीमित सरकार से संबंधित है। तो ये बात एकदम सही है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है वो लिमिटेड गवर्नमेंट को दर्शाता है। वो बोलता है कि सरकार के पास असीमित शक्तियां नहीं है, वो लिमिटेड है। जैसे कि हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी जो गवर्नमेंट है वो लिमिटेड गवर्नमेंट है, उसके पास लिमिटेड पावर्स हैं, जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स हमें इस तरीके से दिए गए हैं कि हमें स्टेट इनमें इंटरफियर्स नहीं कर सकता, और कुछ तो ऐसे हैं जहाँ पे प्राइवेट भी इंटरफियर्स नहीं कर सकता। ठीक है, कल देखा था हमने इस चीज को। तो क्या हो गया, यहाँ पे लिमिटेशंस आ गई स्टेट के ऊपर कि स्टेट उल्टे सीधे जो भी लॉज है वो नहीं बना सकता फंडामेंटल को कर्टेल करने के लिए, उनको हटाने के लिए। सही बात है, तो लिमिटेशंस हो गई। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सिर्फ इसी की बात करता है, संविधानवाद सिर्फ
सीमित सरकार से संबंधित बातें करता है। दूसरी बात क्या बोली है कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्व संविधानवाद को लागू करते हैं। ठीक है, ये बात बोली गई है कि भाई कि राज्य में अब कोई भी चीज, अब आप लिमिटेशंस कब करेगी, जब एफआर जो है वो, अगर आपका उल्लंघन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, मान लो ये सरकार है, वो उनको जो है उल्लंघन कर रही है जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को जो है, आपको फ्री जो मूवमेंट होता है उसको उल्लंघन कर रही है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रही है सरकार, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे कोर्ट के पास। कोर्ट ऐसे बात है, मेरे पास फंडामेंटल राइट्स हैं और सरकार जो है मेरे राइट्स का जो है उल्लंघन कर रही है, ठीक है। तो कोर्ट क्या कहेगा, ठीक है, डोंट वरी, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, सरकार उन्हें नहीं कर सकती, मैं देखता हूँ सरकार को। तो कोर्ट आएगा, इंटरफेयर करेगा और जो भी सरकार आपके फंडामेंटल राइट्स में इंटरफेयर कर रही होगी उनको खारिज कर देगा, ठीक है। चूंकि फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, वो एनफोर्सिएबल हैं, वो जुडिशियबल हैं, ठीक है, उनको, वो जुडिशियबल हैं, एनफोर्सिएबल हैं, तो उनको उठा के लेके जा सके आप कोर्ट पे जा सकते हो। परंतु जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो हैं, उसकी बात कर रहा है कि जो जो राज्य की नीति के निदेशक जो हैं वो कंपलसरी नहीं है सरकार के ऊपर, ठीक है, वो जुडिशियबल नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है, आप उनको उठा के ले जाके नहीं जा सकते कोर्ट में कि भाई सरकार जो है मेरे जो डीपीएसपी हैं उनका उल्लंघन कर रही है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। ये बात बोली जाती है कि अगर डीपीएसपी जो हैं वो एनफोर्सेबल और जस्टिसेबल हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, एज अ गवर्नेंस जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी इंडिया के अंदर, बट अभी है नहीं है तो उसकी बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो डीपीएसपी बेसिकली जस्टिसेबल नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है, इसी वजह से हम उनको उठा के ले जाके जो है कोर्ट के पास नहीं जा सकते, और इसी वजह से लिमिटेशंस नहीं पैदा कर रही है सरकार के ऊपर। तो सेकंड जो कथन दे रखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये बात गलत हो जाएगी एकदम। अगर यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स होते तो ये बात सही हो जाती, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट सही हो गया, हमसे यही पूछा गया है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नो, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नो, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है, यही हमें देखना था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक के ऊपर, ठीक है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक के ऊपर हमसे नेक्स्ट जो है पॉइंट पूछा गया है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको रिलीज करता है, ग्लोबल, इस रिपोर्ट को, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक को 2025 की अभी जो है पिछले साल जो है रिलीज की गई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक, इसका इसका जो मतलब जो होता है वो एग्जामिन करना होता है जितने भी साइबर सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स होते हैं, जितने भी जो थ्रेट्स होते हैं आजकल आप देखते हो, ठीक है, साइबर बुलिंग हो गया, ठीक है, साइबर बुलिंग। आजकल क्या हो रहा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर बन के आपको वीडियो कॉल कर रहा है और आपसे कहता है कि आप वीडियो कॉल पर ही रहना, इसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट हो, आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हो। ऐसा कुछ कंसेप्ट ही नहीं है, ये सब चल रहा है, आपके साइबर फ्रॉड चल रहा है। और फिर कहता है कि आप जो है, आपकी मेरे पास वीडियो है, खास करके लड़कियों के साथ होता है, तो आपकी मेरे पास वीडियो है, ठीक है, आप मेरे को इतने पैसे डाल दो तब मैं जाके आपको छोड़ूंगा, नहीं तो मैं इसको रिलीज कर दूंगा, और अपने आप को वो पुलिस वाला बताता है। तो इस तरीके के फ्रॉड आजकल बहुत चल रहे हैं। तो बच्चों आप थोड़ा सतर्क रहिए, अपने दिमाग को प्रिपेयर रखिए कि कभी भी इस तरीके की चीजें आपके सामने आए तो आप प्रिपेयर रहिए और उसको बिल्कुल भी पैसे मत दीजिए, ठीक है, बिल्कुल भी। और ऐसा भी होता है कि कभी कभार हमारे घर वालों पे कॉल आता है और बोलते हैं कि आपके बच्चे को हमने अरेस्ट कर लिया है, आप इतने पैसे डालो और अपने बच्चे को छुड़ा दो, हम आपके बच्चे को छोड़ देंगे। तो इस कंडीशंस में भी अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा अवेयर करिए कि साइबर फ्रॉड किस तरीके से
अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत है बहुत। ठीक है, तो इस तरीके की जो फ्रॉड चलते हैं। दूसरा चलता है मालवेयर, आपने सुना होगा, मालवेयर हो गया। और भी फिशिंग बोलती हैं, फिशिंग। ठीक है, तो क्या करते हैं कि आपको एक ईमेल के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए या फिर किसी भी सोशल मीडिया के जरिए आपको एक लिंक भेजा जाएगा। लिंक, आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे, आपकी जितनी भी एक्सेस है, आपकी जितने भी फोन की एक्सेस है, उनके पास चली जाती है। ठीक है, एक्सेस वो देख पाते हैं आपके आपके जो फिर जो प्राइवेट फोटोज होते हैं, आपकी जो प्राइवेट चैट्स होती हैं, आपकी जितनी भी जो इंफॉर्मेशन, आपकी कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती हैं, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी उनके पास चली जाती हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अवेयर रहिए, अपने आसपास लोगों को, अपने फैमिली को, सबको अवेयर करके रखिए कि इस तरीके से चीजें काम होती हैं। ठीक है, कभी डरिए मत, पहली बात, डरिए मत किसी भी चीज से, उस चीज का सामना करिए। कोई आपसे कहता है कि मैं ऐसे से बात कर रहा हूँ, मैं डीआईजी बात कर रहा हूँ, मैं आईजी बात कर रहा हूँ पुलिस का, इस तरीके से आपके बच्चे को कर लिया है या फिर आप डिजिटली अरेस्ट हो गए हैं, ये वो, तुरंत फोन कट कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, खत्म। ठीक है, पुलिस इस तरीके की हरकतें बिल्कुल नहीं करती है। ऐसा बिल्कुल कहीं भी नहीं है कि पुलिस आपको कॉल करके पैसे मांगेगी, वो भी वीडियो कॉल पे या फिर फोन पे, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम, जो ग्लोबल सिक्योरिटी आउटलुक जो है, वो उन्हीं सारी चीजों को लेकर है, जो जितने भी साइबर कंसर्न जो चल रहे हैं आजकल, उन्हीं को लेकर है। और इसका जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, और ये भी देखता है कि किस तरीके से ये जो साइबर फ्रॉड्स हैं, इनकी वजह से जो वर्ल्ड में जो चीजें हैं वो इम्पैक्टेड हो रही हैं, ये सारी चीजें वो देखता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो याद रखिए, विश्व आर्थिक मंच जो है वो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक उसको देखता है, उसकी रिपोर्ट रिलीज करता है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स के लिए, मूल और जो मौलिक अधिकार हैं उनके लिए, जो मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, हमसे ये सवाल पूछा गया है। देखते हैं हम क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो पहला बोला गया है कि ये सभी राज्य की मनमानी कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध है। ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट्स, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर कोई भी मनमानी एक्शन होगा स्टेट का, तो सारे जो फंडामेंटल राइट्स सारे के सारे जो हैं स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शंस के अगेंस्ट अवेलेबल हैं। कुछ भी मनमानी नहीं कर सकती है स्टेट जो है, सरकार जो है। और कुछ जो ऐसे हैं जो हमने कल देखे थे, आपने याद होगा तो 15(2) जो था, 17 जो अनटचेबिलिटी था, 23, 24, तो ये जो थे वो कुछ जो हैं वो प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अगेंस्ट भी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके अगेंस्ट भी अवेलेबल हैं, ये हमने कल देखा था। ठीक है, तो ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट, ये बात सही है। दूसरा, संसद साधारण अधिनियम द्वारा उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। द पार्लियामेंट कैन कर्टेन दैम बाय एन ऑर्डिनरी लॉ। तो हमने ये बात तो देख ही ली कि सरकार जो है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के जो कुछ पार्ट्स हैं वो बेसिक प्रिंसिपल्स, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर आते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर की हमने बात करी थी, मूल संरचना 1973 के अंदर केशवानंद भारती केस के अंदर आई थी, और उसमें कोई भी इंटरफेरेंस पार्लियामेंट के द्वारा नहीं किया जाएगा, क्लियरली मेंशन्ड है। तो जितने भी जो पार्ट हैं, जितने भी जो टर्म्स हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, पहली बात, ना ही ऑर्डिनरी लॉ से, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, किसी भी जरिए से सरकार उनमें छेड़खानी नहीं कर सकती है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, फंडामेंटल राइट्स में ऑर्डिनरी लॉ से तो कभी अमेंडमेंट होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से अमेंडमेंट किया जा सकता है। ये होगी दूसरी बात, तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक गलत हो गया। तीसरी बात देखते हैं, डीपीएसपी के बारे में बात करी गई है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं डू नॉट कर्टेल देयर स्कोप ऑफ ऑपरेशन, कि राज्य के नीति के निदेशक तत्व इनके कार्य क्षेत्र को सीमित नहीं करते हैं। ये बात गलत है, थोड़ा सा डीप है, हम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या मतलब है इसका। दो आर्टिकल्स है, 31B एंड 31C। 31B जो कि बात करता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल। जो 9th शेड्यूल है हमारा, उसके अंदर बात करी गई थी
कि कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट स्टेट ने डाले थे कि भाई इसमें जो है हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा। शुरुआत में क्या हुआ था, जब 1950s के बाद जो है सबसे शुरुआत में ही 9th शेड्यूल आया था, उसमें ये बात डाली गई, कुछ अमेंडमेंट डाली गई, कुछ बातें डाली गई कि इसमें जो है कोई भी अगर पॉइंट डाल देते हैं हम इसके अंदर, तो उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। तो 31 भी उससे रिलेट कर रहा है। और 31C जो है, 31C बात करता है कि कुछ ऐसे लॉ जो कि डीपीएसपी को इफेक्ट दे रहे हैं, डीपीएसपी के रेटेड हैं, उनमें उनमें फंडामेंटल राइट्स का भी कर्टेलमेंट हो सकता है। वो कहीं ना कहीं लिमिट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट के दायरे को। कुछ ऐसे लॉज हैं, ये थोड़ा सा डीप है। 31B और 31C कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के दायरे को सीमित करते हैं। ये बात याद रखिएगा, अपने जहन में ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी ने कई बार इस तरीके की बातें पूछी हैं और कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है, नो डाउट। ठीक है, आप इस बात को याद रखोगे तो एक बार में आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि डीपीएसपी जो है वो कर्टेल करते हैं, वो कहीं ना कहीं नियंत्रण करते हैं, सीमित करते हैं फंडामेंटल राइट्स के दायरे को। ठीक है, इतना याद रखिएगा, कार्य क्षेत्र को जो है वो सीमित करते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा एक, केवल एक। इसका उत्तर जो सही है वो केवल एक है, वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया है संविधान की दो कथन, एक कथन एक है, कथन दो है। स्टेटमेंट 1 बोलता है जो संविधान की उद्देशिका है, प्रियम्बल है, संविधान के अधिनियम के बाद जोड़ी गई थी, अधिनियमन के बाद जोड़ी गई थी, यानी कि द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसके बाद जोड़ी गई थी। ये बात तो सही है कि ये जो प्रियम्बल है ये एक ड्राफ्ट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नाम से जवाहरलाल नेहरू जी एक ड्राफ्ट लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। और ये ड्राफ्ट पास हुआ था और एक्सेप्ट किया गया था असेंबली के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947 में। कि भाई साहब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, इसके ये प्रियम्बल का मूलभूत है, प्रियम्बल से पहले की बात चल रही है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था जिसके अंदर जो है जैसी बातें, कुछ कुछ बातें जो कि प्रियम्बल में मेंशन है, इससे थोड़ी सी कम जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर मेंशन थी। उसके बाद में जाके जब संविधान आ गया, उसके बाद जो है प्रियम्बल को संविधान के अंदर जोड़ा गया। आपको एक बात बताई थी, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये ट्रू है, कल हमने देखा था किस एक्ट के अंदर है, जाके रिवाइज करिएगा। और बच्चों आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्टमेंट के बाद जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इट वाज डन सो टू इंश्योर दैट द प्रियम्बल वाज इन द कंफर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जो उद्देशिका को सबसे अंत में संविधान में समरूपता सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया था, कि भाई कि सबसे बाद में इस वजह से जोड़ा जा रहा है कि जितनी भी सारी चीजें हो चुकी हैं उनको कंफर्म करने के लिए कि अब हमारा संविधान पूर्णतः है, कि अब इतनी सारी चीजें हैं इस संविधान के अंदर आती हैं, तो वो कंफर्मिटी कंफर्म करने के लिए सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। और इसी वजह से रीजन बना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्टमेंट के बाद आया, ये जो सेकंड है वो उसका रीजन बना। तो उसका आंसर हो जाएगा पहला, द कथन एक और कथन दो दोनों ही सही हैं। कथन दो जो है वो कथन एक की सही व्याख्या है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और द स्टेटमेंट वन जो है वो स्टेटमेंट टू से निकल के आया, यानी कि स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वन का। ठीक है, जब ये जो पहला पॉइंट है होगा तभी जो है सेकंड का रीजन निकल के आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली जो है वर्ल्ड फर्स्ट क्रायोबॉर्न बेबी कोरल्स हैव बीन सक्सेसफुली प्लांटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। तो रिसेंटली जो है फर्स्ट क्रायोबॉर्न बेबी कोरल्स
कोरल्स आप समझते हो, कोरल्स एक बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, ठीक है, जो कि पानी के अंदर मिलती हैं, मरीन बायोडाइवर्सिटी के पार्ट है, पानी के अंदर मिलती हैं, समुद्र के अंदर मिलती हैं, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली सेटल्ड हुआ है ग्रेट निकोबार रीफ पर। रीफ होती है जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे जो है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो पूरी की पूरी जो है वो फैली हुई है, ये इस तरीके से यहाँ तक जो है ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो फैली हुई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये जो पार्ट है ग्रेट बैरियर रीफ वाला, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है, ये भी याद रखिएगा, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है, कोरल रीफ सिस्टम वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट, ठीक है। कोरल सी है इसी के पास में, कोरल सी भी आता है, कोरल सी, ठीक। और ये द ग्रेट बैरियर रीफ इसके लिए बनाई गई थी। क्या हुआ कि अभी जो है जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्या है, जो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जो मरीन लाइफ है, पानी के अंदर वाली, पानी से ऊपर वाली सारी जो लाइफ है वो अफेक्ट हो रही हैं। इसी के एवज में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाली है मरीन लाइफ के अंदर, पानी के अंदर की जो जिंदगी होती है उसके अंदर, कोरल रीफ। तो क्या किया गया, साइंटिस्ट ने उसकी जो सेल्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखा और उनको कोल्ड कर लिया। कोल्ड करने के बाद उनके अंदर से पानी निकाला, ड्राई ड्राई कोरल्स को इस तरीके से रखा कि वो क्रायो बॉन्ड बेबी कोरल्स के तौर पर बनाई गई हैं, ठीक है। सिंपल सा थोड़ा सा है, आपको हल्का सा याद रखने की जरूरत है इसमें अगर सवाल आता है तो, ठीक है, कि फर्स्ट क्रायो बॉर्न बेबी जो है कोरल्स जो है वो किससे रिलेटेड है, द ग्रेट बैरियर रीफ से, बस इतना आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। पहला पॉइंट दे रखा है, द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पार्लियामेंट। उद्देशिका में उल्लेखित है कि संविधान अपनी शक्तियां संसद से प्राप्त करता है। एकदम गलत जवाब, एकदम गलत पॉइंट है, कभी भी और कहीं भी दे नहीं रखा ये बात। जो प्रियम्बल क्लियरली मेंशन करती है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के जो लोग हैं वहां से जो है अपनी अथॉरिटी ड्राइव करती है, ना कि पार्लियामेंट से, ठीक है। तो लोगों से, ना कि पार्लियामेंट से, ठीक है, क्लियरली पहला गलत हो गया। दूसरा देखो बच्चों, दूसरा बोल रहा है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशन टू बिगिन विद द प्रेम्बल। कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है भैया, उसी जो है वही ऐसा संविधान है जिसने प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका की जो है वो शुरुआत की थी। पहली बात, इंडिया वाज इंस्पायर्ड, इंडिया जो है इंस्पिरेशन ली थी यूएस की प्रियम्बल से, ठीक है, और प्रियम्बल यूएस में ऑलरेडी थी। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है। तो दोनों की दोनों जो है वो गलत है। क्यों गलत है, हमें पता चल गया है कि जो प्रियम्बल है वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी लोगों से ड्राइव करता है, भारत के लोगों से ड्राइव करता है, और प्रियम्बल ऑलरेडी यूएस में था, ठीक है, इंडिया में तो बाद में आया था, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया है, निम्न पर विचार कीजिए, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर, रिप्रेजेंटेशन आरपीए एक्ट 1951, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अनलॉफुल यूपा, यूपा का तो आप नाम सुनते हैं, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, 1967 की बात हो रही है, और 1972, 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972, 1951 आरपीए और 1971 प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू द नेशनल ऑनर। ये सारे के सारे के बारे में बात करेगी कि हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्ट हैव अ बियरिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि कितनों का इम्पैक्ट पड़ता है फंडामेंटल राइट्स के इम्प्लीमेंटेशन में। उपयुक्त में से कितने अधिनियम मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं। तो चारों के चारों, 1967 का यूपा,
1972 का वाइल्ड लाइफ एक्ट, 1951 का आरपीए, 1971 का प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑर्डर। चारों के चारों कहीं ना कहीं जो है वो जुड़े हुए हैं और उनकी वजह से जो है अफेक्ट पड़ता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। किस तरीके से? चलो यूपा की बात करते हैं। तो ये कहता है कि कोई भी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन जो है अनलॉफुल एसोसिएशन में इंडल्ज है उसके ऊपर डिक्लेरेशन करता है। कोई भी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन अनलॉफुल अगर उसका एसोसिएशन है, मान लो कहीं गैर कानूनी तरीकों से जुड़ी हुई है, मान लो कोई टेरर फंडिंग कर रही है, ठीक है, कोई बाहर से विदेशी मिशनरीज बुला बुला के जो है धर्म परिवर्तन करवा रही है, तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती है वो यूपा के अंदर वो कवर की जाती हैं। ठीक है। आरपीए 1951 जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन देता है मेंबर्स की, पार्लियामेंट के मेंबर्स की या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स की, जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस में जुड़े होते हैं। करप्ट प्रैक्टिस एमपी एमएलए, ठीक है, उनके लिए ये कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इलीगल फंडिंग वगैरह ये सारी चीज़ों में इंडल्ज होती हैं। यूपा 1972, जाहिर सी बात है जो वाइल्ड लाइफ होगा, जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होंगी उनके लिए, ये जैसे कि इलीगल ट्रेड हो गया, एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं खास करके जो कि बहुत कमज़ोर, कम क्वांटिटी में, जिनकी जो संख्या है बहुत कम बची है, उनकी तस्करी की जाती है। खास करके जो आपने सुना होगा कि हाथी के दांत की तस्करी की जाती है, शेर की खाल की तस्करी की जाती है। इन सब की चीज़ों से रिलेटेड जो है वन्यजीव अधिनियम 1972 के अंदर ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है। नेशनल प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर, अगर आप किसी भी नेशनल आइडेंटिटी को क्षति पहुंचाते हैं, कुछ भी हो, तो उसके अंदर आपको पकड़ लिया जाएगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जा सकता है इन सारी चीज़ों को देखते हुए। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये चारों के चारों जो है वो सही हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स। जो भारतीय संविधान है उसका जो फाउंडेशंस है वो बैलेंस है किस किस के बीच में? फंडामेंटल राइट्स के और डीपीएसपी के बीच में। इस तरीके से, इस तरीके से बैलेंस है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में। दे टुगेदर कंस्टिट्यूट द कोर ऑफ द कमिटमेंट टू द सोशल एवोल्यूशन। दोनों के दोनों जो है सोसाइटी के एवोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। एंड दे आर लाइक टू व्हील्स ऑफ चैरियट। ये दोनों के दोनों रथ के दो पहिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे ऐसी बातें बोली गई हैं इनके बारे में कि दोनों के दोनों जो हैं वो रथ के पहिए हैं। एंड टू गिव द एब्सोल्यूट प्राइमेसी टू द वन ओवर द अदर इज डिस्प्यूट टू द हार्मनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगर एक को ज्यादा राइट दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा? डीपीएसपी जो है वो हल्के पड़ जाएंगे। और डीपीएसपी जो है वो सरकार को गाइड करते हैं, गाइड करते हैं कि किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओगे आप। फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंडिविजुअल के लिए है। ठीक है, वो सरकार को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो अगर आप ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दोगे तो भी गलत बात है, आप कम रिस्ट्रिक्शंस करोगे तब भी गलत बात है। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। यही स्टेटमेंट बोला गया था मिनर्वा मिल केस के अंदर। मिनर्वा मिल्स जजमेंट था, उसके अंदर यही बोला गया था कि इन दोनों के अंदर आप एक बैलेंस्ड बना के चलिए। ये दोनों के दोनों एक दूसरे को पूरक हैं। ठीक है, ना ही एक किसी से ऊपर है ना ही दूसरा किसी के नीचे है। इस तरीके की बातें बोली गई थी मिनर्वा मिल केस के अंदर 1980 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया है, निम्नलिखित में से किस उपाय द्वारा भारत अपना क्षेत्र किसी अन्य पड़ोसी देश को अध्यापित कर सकता है? तो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स कैन इंडिया रिलिंक्विश इट्स टेरिटरी टू अनदर नेबरिंग कंट्री? तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 368 के अंदर। आर्टिकल 368 के अंदर आपने कुछ अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, विद 2/3 मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस।
दोनों हाउस के अंदर आपके 2/3 मेंबर की मेजोरिटी आपको लगेगी बोथ हाउसेस में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा राज्यसभा दोनों के अंदर, तब जाके जो है वो सीडिंग बोलते हैं उसको, वो दे सकता है। कोई भी हमारा देश जो है वो दूसरी कंट्री को एक जमीन का टुकड़ा दे सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। एन ऑर्डिनरी बिल पास बाय द पार्लियामेंट विद अ सिंपल मेजोरिटी, क्लियरली नो। अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल passed by the two-third majority in both the houses of parliament, correct. An executive action, no. A constitutional amendment bill ratified by half of the state legislature, ये भी नहीं है। तो आधे राज्यों के विधानमंडलों को अनुमोदित संविधान संशोधन विधेयक द्वारा, ये भी गलत है। उसका जो एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता के बिना कार्यपालिका आदेश द्वारा, नहीं। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित विधेयक के माध्यम से ही जो है विधानसभा का संविधान संशोधन द्वारा होगा ऐसी सीडिंग, ऐसी जो है लैंड दी जाएगी। आर्टिकल 368, 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस, सिंपल याद रखना, खत्म। सीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935। कौन कौन से पॉइंट है जो कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंदर दिए गए थे? तो केंद्र में द्वैध शासन का उन्मूलन, द अबॉलिशन ऑफ डायरकी एट द सेंटर, देखते हैं। जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, बोथ द चैम्बर्स इन द सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में जो दोनों चैम्बर्स थे उनकी जॉइंट सेटिंग की बात चली थी। ये बात जो है वो एकदम सही है कि जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ द चैम्बर्स कुछ केसेस में, ये बात ठीक है। वहीं से जॉइंट सेटिंग का कंसेप्ट निकल के भी आया था। तीसरा पॉइंट, इसी टाइम पे जो है बर्मा का सेपरेशन भी हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट सही है कि जो बर्मा जो था प्रीवियसली म्यांमार, अभी जो म्यांमार है वो इंडिया से सेपरेट जो है वो 1935 के एक्ट के टाइम पर ही हुआ था। और कोई भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां पे जॉइंट सेटिंग दो चैम्बर्स थे उनकी की जा सकती थी। ठीक है, एक अबॉलिशन ऑफ प्रोविंशियल डायरकी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। तो ये अबॉलिशन ऑफ डायरकी एट द सेंटर बात कर रहा है, ये गलत है कि जो द्वैध शासन जो है, डायरकी जो है वो सेंटर पे इंट्रोड्यूस किया गया था और अबॉलिश किया गया था प्रोविंशियल डायरकी। जो प्रोविंसेस थी, ये तो सेंटर था, जो प्रोविंसेस थी, ठीक है, जैसे यूनाइटेड प्रोविंसेस होगी, ये सारी जो प्रोविंसेस थी, सेंट्रल प्रोविंसेस होगी, मद्रास प्रोविंस होगी, ठीक है, कोलकाता, ये बॉम्बे प्रोविंस होगी। तो इन सब में क्या था, इन सारी प्रोविंसेस के अंदर डायरकी खत्म करके सेंटर के अंदर जोड़ी गई थी। ये पॉइंट था एक्चुअली में। तो पहला जो गलत है और बाकी बचे कुछ दो वो सही है। ठीक है, इसमें देखते हैं पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो होती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहाँ पे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो होता है वो जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, वही हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, दोनों काम वही कर रहा है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि वही जो है सब हर चीज का मुखिया है, तो वहां पर स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा मेंटेन रहती है। वहां की सरकार में स्टेबिलिटी जो है ज्यादा मेंटेन रहती है। हमसे पूछा क्या गया है, नॉट करेक्ट, डिमांड पूछी है नॉट करेक्ट वाली। तो याद रखिएगा जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है, यहाँ पे जो राष्ट्रपति जो है वो मुख्य अभिनेता जो होता है, तो उस जगह पे जो सरकार जो है वो स्टेबल थोड़ा ज़्यादा रहती है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल एक्सपर्ट्स की आती है, क्योंकि वो अच्छे अच्छे बंदे जानकार उठा उठा के लेके आता है अलग अलग फील्ड में, उसी के स्पेशलिस्ट उठा के ला के रख देता है। तो अपनी मर्जी से चीज़ चलती है उसकी। ठीक है, ऐसा नहीं है वो चुनावित करके आता है, पहले वो खुद चुन के आता है, फिर वो अपने हिसाब से वो चीज़ें सेट करता है। तो एक स्टेबल भी रहती है, प्लस गवर्नमेंट जो विशेषज्ञ रहते हैं, विशेषज्ञों द्वारा जो है सरकार का संचालन किया जाता है। बट परंतु ये उत्तरदायी सरकार नहीं रहती, क्योंकि
क्या हो सकता है कि अगर आपका सिर्फ मान लो एक आदमी जो है प्रेसिडेंट जो है वो हर एक चीज को मैनेज कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो सकता है यहाँ पे सत्ता जो है वो एक आदमी के हाथ में आने से वो क्रूर हो जाए, हो सकता है, ठीक है, वो ऑटोक्रेसी हो जाए वहां पे, ठीक है, ऑटोक्रेसी हो जाए, वो अपना ही शासन जो है वो चलाने लगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा होता भी है कुछ कुछ जगह पे कि जो निरंकुशता जो है वो का उदय हो जाता है वहां पे, नैरो रिप्रेजेंटेशन होती है कि एक आदमी जो है वो पूरे देश को कर रहा है तो वो बिजी रहता है, तो क्लियरली वो हर एक किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, क्लियरली वो हर एक किसी की समस्या का समाधान नहीं कर पाता, तो वो बड़े लेवल पर चीज़ों को देखता है, छोटे लेवल पर जो छोटे स्टेट्स हैं, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो यूएस का, यूएस के अंदर 50 स्टेट्स हैं, प्रेसिडेंट एक है, अब 50 स्टेट के 50 स्टेट्स पे ध्यान नहीं जाएगा ना इसका, तो रिप्रेजेंटेशन इसकी नैरो हो गई, ऐसा होता है। इसके जो जो मिनिस्टर्स होंगे वो भी कुछ चंद ही होंगे, वो भी अपने अपने सेंटर की चीज़ों में ज़्यादा बिजी रहेंगे, तो जो स्टेट जो हैं उन पर जो है फोकस कम चला जाएगा, ठीक है, ये ऐसा होता है अक्सर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है भारत सरकार देशीकरण द्वारा किस व्यक्ति को देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त प्रदान कर सकती है भारत सरकार जो है, यानी कि नेचुरलाइजेशन, जिसकी हम कल बात कर रहे थे कि कुछ तरीके होते हैं जिनसे सिटीजनशिप ऐड की जाती है, कुछ तरीके होते हैं जिनसे आपको बर्खास्त भी किया जाता है, तो ये नेचुरलाइजेशन जो है वो एडिशन का पार्ट है कि इस तरीके से नेचुरलाइजेशन से देशीकरण से आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी, और कुछ 3 पॉइंट दे रखे हैं, उनमें से देखना है कौन कौन से जो तरीके हैं वो सही हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि उसने भारत में कला, विज्ञान या साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा प्रदान की हो, कि ही हैज प्रोवाइडेड द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस और लिटरेचर, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी आदमी ने कि इंडिया के फील्ड में, इंडिया के अंदर आके कुछ विशेष विज्ञान या साहित्य या किसी भी क्षेत्र के अंदर कुछ स्पेशल कंट्रीब्यूशन कर दिया हो, तो उसको जो है वो डायरेक्टली जो है वो सिटीजनशिप प्रदान कर देगी इंडियन गवर्नमेंट, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। दूसरा देखिए कि उसे नागरिकता प्रदान की जाती है जो उसे भारत में निवास करने का यह भारत सरकार अथवा किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन के अधीन कार्य करने का आशय रखता हो। He intends to reside in India or serve under its government and international organizations if granted naturalizations, ठीक है, तो कुल मिला के क्या कर रहा है कि अगर नेचुरलाइजेशन से आप हमारे अंदर जुड़ रहे हो तो आप भारत सरकार के लिए काम भी करोगे, ठीक है, और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाके भारत को रिप्रेजेंट भी करोगे, तो ये बात तो कहीं ना कहीं वैलिड है, और एक्चुअली में ये दिया भी गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता अधिनियम एक्ट के दरमियान ये बात बोली गई है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा, वह नागरिकता हेतु आवेदन करने से ठीक पहले के 12 महीनों की अवधि में से पूर्व 14 वर्षों में से कम 11 वर्षों तक भारत के अंदर निवासी रहा हो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, टेक्निकल है, आप आसानी से समझिए। मान लिए 14 साल तो कंपलसरी है, ये 14 साल है, ठीक है, 14 साल आपको 14 साल के पीरियड में आपको 11 साल तो रहना ही रहना है, 11 साल, ठीक है, और आखिरी की मान लो ये 13वां साल था जनवरी, और 13वें साल से 14वें साल, इन 12 महीनों के पहले 11 साल आप कवर करने चाहिए, ये जो एक साल है वो 11वें साल में कंक्लूड नहीं होगा, इससे पहले आपको 11 साल कवर कर लेने होंगे, तभी जाके आपका जो है नेचुरलाइजेशन कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। 13वें जैसे भी 13वां साल कंप्लीट होगा और 14वां साल स्टार्ट होगा, मान लो जनवरी से स्टार्ट हो गया और दिसंबर में 14वां साल कंप्लीट हो जाएगा, तो जनवरी में आपने दिया कि साहब हमें जो है नेचुरलाइजेशन के अंतर्गत हमें आप सिटीजनशिप दे दो, तो सरकार कहेगी कि पहले आप मेरे को ये बताओ कि आपके पास 11 साल रहने का सबूत है कि आप 11 साल के रहे हो इंडिया के अंदर पिछले 13 वर्षों में, तो कहेगा हाँ साहब हम तो रहे हैं, तो ठीक है आप आ जाओ नेचुरलाइजेशन के अंदर। ओके, ये भी पूछेगा कि आप क्या एग्री करते हो कि आप भारत को रिप्रेजेंट करोगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, कहता है ठीक है साहब, तो ये भी बात ठीक है, तो ये भी पॉइंट सरकार ने देख लिया, तो दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है वो सरकार देख लेगी और उन जनाब को, उस भाई साहब को नेचुरलाइजेशन के तहत, देशीकरण के तहत नागरिकता प्रदान कर देगी, ठीक है, इस तरीके का प्रोसीजर रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पूछा गया है
आर्टिकल 352 को लेके संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत उपबंधित राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हमें देखना है कि नीचे जो है कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिया गया है आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के कंटेक्स्ट में। पहली बात बोली गई है, देखो, प्रेसिडेंट कैन लिमिट द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी टू अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द इंडिया। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि प्रोक्लेमेशन होता है नेशनल इमरजेंसी का, इट मे बी एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री। जैसे ही आपातकालीन की स्थिति राष्ट्रीय लेवल पर की जाएगी तो या तो वो पूरे देश में भी अप्लाई हो सकती है या देश के किसी एक हिस्से पे, तो पूरा कंट्री या किसी एक हिस्से पे, दोनों पे अप्लाई की जा सकती है। और ये जो प्रोविजन है इसकी बात कही गई थी 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर। प्रेसिडेंट को ये अलाउ करता है कि वो लिमिट कर सकता है इस नेशनल इमरजेंसी के ऑपरेशन को किसी भी इंडिया के पार्ट में। कब? 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये बात कहता है कि प्रेसिडेंट साहब आपको ये परमिशन है कि आप नेशनल इमरजेंसी को किसी भी स्पेसिफाइड पार्ट में अप्लाई कर सकते हो। ठीक, ये बात सही है। दूसरा देखो, द प्रेसिडेंट कैन इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मियरली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ये तो बहुत पहले ऐसा होता था, कई बार किया भी था, परंतु अभी ये नहीं है। राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ तभी घोषणा करेगा जब उसको एक रिटर्न कंफर्मेशन मिलेगी, रिटर्न रिकमेंडेशन मिलेगी कैबिनेट से। कैबिनेट जो होती है, कैबिनेट से एक रिटर्न रिकमेंडेशन मिलेगी, रिटर्न रिकमेंडेशंस कि साहब नेशनल इमरजेंसी की जरूरत है, आप अप्लाई कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट अप्लाई कर देगा। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की परमिशन से, प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन की, जो कि 1976 के अंदर लागू किया गया था और उसके अंदर बोला गया था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति साहब आपको परमिशन है, आपको अनुमति है कि आप नेशनल इमरजेंसी को किसी भी स्पेसिफाइड पार्ट में, किसी भी एक पार्ट में भारत के लागू कर सकते हो आर्टिकल 352 के अंदर। एक बात और बोली गई कि राष्ट्रपति जो है कैबिनेट की रिटर्न रिकमेंडेशंस पे ही, रिटर्न रिकमेंडेशंस पर ही ये बोलेंगे और ये नेशनल इमरजेंसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? तो नेक्स्ट सवाल हमसे कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो मैंने आपको बताया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सिंपल कब आई थी? केशवानंद भारती केस में। पर हमसे यहाँ ये क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस वाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देश्य का मूलभूत संरचना का हिस्सा है, कि भाई साहब जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर प्रियम्बल भी आ गई। अब हमने कल देखे थे प्रियम्बल के, आई होप आप सभी ने प्रियम्बल को अपने टेबल पे लिख लिया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रियम्बल को अपने सामने लिख के रखो, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रियम्बल से सवाल हर साल आते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी स्टेट पीसीएस के अंदर आप पूछे जाते हैं। ठीक है, बेसिक सवाल आप प्रियम्बल को याद कर लोगे ना, उसी से ही सवाल आप करके आ जाओगे सीधे सीधे। ठीक है, जिसके अंदर जस्टिस की बात करी थी, लिबर्टी की बात करी थी, फ्रेटर्निटी की बात करी थी, इक्वालिटी की बात करी थी, इन सब पे भी सवाल कई बार आ चुके हैं। जो 5 वर्ड में आपको बता रहा था, ठीक है, उन पर भी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, ये सारे वर्ड्स हैं 5, उन पर भी सवाल आ चुका है। तो अब देखो क्या बोल रहा है कि जो प्रियम्बल है उसको बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड कर दिया गया, किस केस के दरमियान? तो जो बॉम्बई केस था, बॉम्बई केस, जैसे पहला पॉइंट जो है, बॉम्बई केस के टाइम पर इसको प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर इंडल्ज कर लिया गया था। एसआर बॉम्बई केस था 1994 का, एसआर बॉम्बई साहब का केस था, केस 1994 का, 1994 का। उसके अंदर एसआर बॉम्बई केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को संविधान के मूल संरचना का हिस्सा घोषित किया था। ये बात याद रखना, बहुत ही आसान सा सवाल है, आसान लग रहा है, बट जब कंफ्यूजन होती है, जब एग्जाम में आते हैं सवाल,
तो गलती हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना एसआर बॉम्बे केस 1994 के अंदर ये जजमेंट एक आया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से संसदीय व्यवस्था की तुलना में अध्यक्षीय व्यवस्था के लाभ माने जा सकते हैं? Which of the following may be considered as the advantage of the presidential system over the parliamentary system? प्रेसिडेंशियल सिस्टम जहाँ पे राष्ट्रपति जो है हेड है, पार्लियामेंट्री में जहाँ पे प्रधानमंत्री जो है वो हेड है। इतना डिफरेंस तो हम सबको पता ही है। प्रेसिडेंट में क्या होता है, स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। हमने अभी जस्ट पीछे देखी थी कि स्टेबिलिटी जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में थोड़ी ज्यादा होती है। तो अब हमें यहाँ क्या देता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसी कौन सी एडवांटेजेस हैं और कितने एडिशनल एडवांटेजेस हैं जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर आती हैं। ठीक है, ये बात कर रहा है कि किस तरह की एडवांटेजेस हैं जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर आ रही हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन सी हैं, वो हमें देखने को मिलेंगी। तो पहली है रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। ये हमने पीछे देखी थी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहां पर क्या होता है, डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी वहां भी है प्रेसिडेंशियल में, बट यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है वाइड है। ठीक है, यहाँ पे हर एक चप्पे चप्पे से एक आदमी उठ के आता है, चुनाव लड़ता है और वो संसद में जाके बैठता है चुनाव करके। ठीक, प्रधानमंत्री हेड होता है उन सब, वो सब आपस में फिर चुनते हैं, प्रधानमंत्री को एज अ हेड चुनते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक रिप्रेजेंटेशन जो है। पर प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट जो होता है वो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, क्योंकि 50, जैसे एग्जांपल लेते हैं यूएस का, यूएस में जो है 50 स्टेट्स हैं। अब वो सिर्फ एक बंदा चुना है उन्होंने, सिर्फ एक बंदा रिप्रेजेंटेशन, तो कहाँ से उन 50 लोगों की, तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो माइनॉरिटीज की वो अच्छे से नहीं हो पाती है। बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर ऐसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम जहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन की बात होती है, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपील करते हैं बड़ी ब्रॉड इलेक्टोरेट्स की। ठीक है, अलग अलग एरिया से लाने की, कि यहाँ से भी ले लो, यहाँ से भी ले लो, डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ से भी ले लो, यहाँ से भी, यहाँ से भी ले लो। तो उन डायरेक्ट इलेक्शन वाले केस में क्या होगा, ऐसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम जहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, वहां पे क्या होगा कि उनकी जो रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जहाँ पे डायरेक्ट, मोस्टली डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, तो उनमें रिप्रेजेंटेशन जो है माइनॉरिटीज की बढ़ जाती है। तो ये जो पॉइंट है अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, ये जो है वो सही साबित हो जाता है ऐसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम जहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस जो होते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। दूसरा ऑप्शन स्थिर सरकार, तो ये बात भी हमने देखी अभी कि ये जो है गवर्नमेंट, जब एक आदमी जो है रहेगा तो उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस और उंगली करने वाला कोई होगा नहीं, तो गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल ही रहेगी। ठीक है, तीसरा देखते हैं कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव। ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि वहां पे जो है क्लियर क्लियर डिमार्केशन होता है। भाई साहब ये देखो, तुम लेजिस्लेचर हो तुम इसका काम करो, तुम एग्जीक्यूटिव हो तुम इसका काम करो, तुम जुडिशरी हो तुम इसका काम करो, आपस में जो है इंटरफेयर मत करो। ठीक है, तो लेस कंफ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये बात उठती है। तो यहाँ पे हमें वर्चुअली तो लग रहा है कि इन लोगों के बीच में कंफ्लिक्ट कम होगा, बट होता क्या है कि वहां पे लेजिस्लेचर के लिए और एग्जीक्यूटिव के लिए अलग अलग पार्टीज होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कंफ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है कि आपके लेजिस्लेचर में अलग पार्टी है, पार्टी 1 है और यहाँ पे पार्टी 2 है, तो कंफ्लिक्ट जो है वो और बढ़ गया, तो कंफ्लिक्ट जो है बढ़ जाता है घटने की जगह। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट गलत हो गया। चौथा, रिस्पॉन्सिवनेस टू द पब्लिक ओपिनियन, तो इसमें क्या होता है, तो जो प्रेसिडेंट जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है, प्रेसिडेंट जो होता है, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, वो हो सकता है वो मोस्टली होता ही यही है कि वो जो नेशनल पॉलिसीज जो होती हैं, नेशनल पॉलिसीज होती हैं लार्जली उन्हीं पे फोकस करते हैं। तो जो लोकल डिमांड्स होती है, जो स्पेसिफिक पीपल होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन तो हो रही थी, बट रिस्पॉन्सिवनेस नहीं आ रही, इन रिटर्न रिस्पॉन्सिवनेस नहीं आ पाती इसके अंदर। तो जो है ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पब्लिक ओपिनियन, ये गलत है, ये नहीं आ पाती है, क्योंकि जो है राष्ट्रपति जो है वो पूरे देश के लिए होता है, और वो क्या है, वो पूरे देश के नेशनल फोकस्ड पॉलिसीज जो हैं वो बनाता है। तो जो छोटे लेवल पे जो एरियाज हैं, जो स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं यूएस का, उसमें सारे स्टेट्स पे वो फोकस कर ही नहीं पाता है कभी भी। ठीक है,
तो रिस्पॉन्सिवनेस नहीं आती है पब्लिक ओपिनियन में, लोगों की जो राय जो है वो मैटर ज़्यादा कर नहीं पाती है। तो पहला और दूसरा इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे बोला गया है, बात कर रहा है नेशनल इमरजेंसी की, आर्टिकल 352 कि राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आर्टिकल 352 के बारे में दे रखा है कि राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है। ये जरूरी नहीं है। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से एक नया ऑफिशियल ऑर्डर पास करके उसको वापस ले सकते हैं, एक ऑफिशियल ऑर्डर को पास करके, ठीक है, ये ऐसा होता है। सेकंड पॉइंट, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिनियम अवधि 3 वर्ष है, ऐसा भी नहीं है। वो होता क्या है कि दोनों हाउस, अगर दोनों हाउस रजामंदी से इमरजेंसी को पास करते रहें 6 महीने पर, इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ्स एंड उसको फिर एक्सटेंड करते रहें हर एक पीरियड, इंडेफिनिट पीरियड पर, धीरे धीरे हर 6 महीने बाद वो एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो धीरे धीरे हर 6 महीने तक 6 महीने तक 6 महीने तक 6 महीने इंडेफिनिट पीरियड तक वो चलती रहेगी। कोई 3 साल का क्राइटेरिया है नहीं है, ठीक है। हर 6 महीने बाद दोनों अप्रूव करके पास, हर 6 महीने बाद दोनों अप्रूव करके लोकसभा राज्यसभा फिर से पास। तो इस तरीके से वो इंडेफिनिट पीरियड तक नेशनल इमरजेंसी चल सकती है, ठीक है। तो दूसरा ठीक है, दूसरा गलत है। इसने बोला है 3 साल का जो है, 3 साल का जो है अल्टीमेटम दिया है, जो कि गलत है। ये इंडेफिनिट पीरियड तक चलती है। पहला जो है वो रिक्वायरमेंट है पार्लियामेंट्स के अप्रूवल की, ये भी गलत है। जो प्रेसिडेंट जो है वो अपने ऑफिशियल लेटर से जो है, इनके पास एक यूनिलेटरल पावर है, ये एक बहुत ही यूनिक पावर है जहां पे वो ऑफिशियल लेटर पास करके एक नेशनल इमरजेंसी को एंड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि कुछ सरकारी पोर्टल दे रखे हैं और उनके जो है पर्पस दे रखे हैं, उद्देश्य दे रखे हैं। तो पहला दे रखा है अन्न चक्र। तो अन्न चक्र जो है इसके सामने इसका उद्देश्य दे रखा है कि पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल। तो सिंपल बात है कि इसमें बोला गया है कि ये जो पीडीएस का जो है बढ़ाने के लिए बात कर रहा है। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, पीडीएस के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि आपको चावल बांटने वाला होता है, ये गेहूं बांटने वाला जो होता है, ये सब उसी के अंदर आते हैं। तो अन्न चक्र के अंदर ये बात कही गई है, इसका पर्पस क्या है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है कि आपूर्ति श्रृंखला में अनुकूलन हेतु उपकरण, ठीक है, जो है टूल लाए जाएंगे, ऑप्टिमाइजेशन टूल लाए जाएंगे इसको, ताकि बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो ये तो बात ठीक भी लग रही है लॉजिकली, और ये सही भी है, इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है अन्न चक्र का। दूसरा है स्कैन। अब स्कैन क्या है, स्कैन क्या है, सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सब्सिडी सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर एनएफएसए, ये एनएफएसए है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके लिए ये कहता है कि सिंप्लीफाई द सब्सिडी क्लेम प्रोसेस फॉर द स्टेट्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो जितनी भी जो स्टेट्स हैं वो एनएफएसए के अंदर वो सब्सिडी लेना चाह रही हैं, उनकी जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन की प्रोसेस है, उसको आसान कर देता है कि आप आओ आराम से एप्लीकेशन फिल करो और एनएफएसए के अंदर सब्सिडी ले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है अमृत ज्ञान कोष। अमृत ज्ञान कोष में क्या बोला गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस जो है एंड पेंशंस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, उसने एक बात बोली, उसका एक लैंडमार्क इनिशिएटिव आया अमृत ज्ञान कोष पोर्टल। अमृत ज्ञान कोष पोर्टल, ये जो है अमृत ज्ञान कोष पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस ने लॉन्च किया इसको। और इसके अंदर जो है वो कर्म मिशन कर्मयोगी जो था उसके अंदर इसको किया, और उसको ऑब्जेक्टिव था ताकि वो गवर्नेंस को स्ट्रेंथन कर सके, जो गवर्नेंस की जो ट्रेनिंग है उसको अच्छा और मजबूत कर सके, और जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनका, वो लेके आ सके। तो यहाँ पे जो दे रखा है प्रमोट द इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। बेसिकली ऑब्जेक्टिव था जो मिशन कर्मयोगी जो था, इसके अंदर गवर्नेंस की ट्रेनिंग कीजिए, प्लस जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स थे
उनकी ट्रेनिंग की बात जो चली थी उनके लिए ये लाभदारी है। ठीक है, मिशन अमृत ज्ञान कोश, ये जो पोर्टल है, ये जो समाधान निकल के आया है मिशन कर्मयोगी के अंदर। किसके अंदर है? मिशन कर्मयोगी, कर्म योगी के अंदर। ठीक है, स्कैन क्या था? स्कैन जो है, जो स्टेट्स पैसा मांगने आती हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी एनएफएसए के अंदर। अन्य चक्र के पीडीएस को आप बढ़ावा दीजिए, ऑप्टिमाइजेशन टूल लेके आइए जिससे कि जो है पीडीएस जो है और अच्छे से काम करे, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो अच्छे से एफिशिएंसी उसकी जो है बढ़ सके। ये ऑब्जेक्टिव था उसका। ठीक है, तो उसके अंदर जो है केवल 2 ही जो है वो सही हैं, बाकी जो अमृत ज्ञान कोश जो है वो अंदर आता है मिशन कर्मयोगी के अंदर। उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है और गवर्नेंस है उन दोनों को इम्प्रूव करना है, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो एफिशिएंसी से काम कर सकें। ठीक, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो ये सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? केवल और केवल भारतीय, ओनली एंड ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स उपलब्ध है, और गैर नागरिकों या विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि कुछ राइट्स हैं जो इंडिया के वालों के लिए, कुछ राइट्स हैं और इंडिया और फॉरेनर्स दोनों के लिए। तो पहले हम एक लिस्ट देखते हैं जो कि इंडियन सिटीजन प्लस फॉरेनर्स दोनों के लिए है। तो आर्टिकल 14 जो कि बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, वो दोनों के लिए है। आर्टिकल 20 जो कि प्रोटेक्शन की बात करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, उसकी भी जो बात करता है आर्टिकल 20, आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21। उसके साथ साथ जो है राइट टू प्रिवेसी जो है इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 21, ये बात भी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट जो है आर्टिकल 21 है आरटीई राइट टू एजुकेशन 21 ए, 14, 20, 21, 21 ए, आर्टिकल 22 एंड 23 जो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस आता है 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ए एंड डी। आर्टिकल 23 बात करता है जो ट्रैफिकिंग होती है ह्यूमन बींग्स की और फोर्स लेबर के लिए, ठीक है, उसको रोकता है आर्टिकल 23। ट्रैफिकिंग यानी कि जो तस्करी होती है, आप मान लो रोड पे से जो भिखारी हैं उनको उठा लेंगे, तस्करी कर लेंगे, किडनैपिंग हो गई, उनको उठा के आप उनसे माइंस में काम करवा रहे हो, इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए आर्टिकल 23 में बात करी गई है। ठीक है, आर्टिकल 24 में बात करी गई है कि आप 14 साल से कम के बच्चों के लिए फैक्ट्रीज में या फिर कहीं भी जो है काम नहीं करवाओगे, आर्टिकल 24 में बात करी गई है। ठीक है, ये 23 और 24 दोनों में ही स्टेट और प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल है। ठीक है, 17वीं स्टेट और प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल है, इंक्लूडिंग 15(2) वो भी स्टेट, और ये चारों के चारों हमने कल देखे थे, स्टेट और प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल है। बाकी सब जो है सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आके अगर 20 में आके अगर प्राइवेट का कुछ इंटरफेरेंस होता है तो कुछ नहीं कर सकते आप, सिर्फ स्टेट जो है इंटरफेरेंस करेगा तभी आप जाके कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, आपको एग्जांपल देता हूँ। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन है, प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपनी मनमानी चलाते हैं, बात सही है, क्योंकि अगर ये हमें अवेलेबल होता अगेंस्ट प्राइवेट भी तो हम सीना चौड़ा करके जाते प्राइवेट स्कूल्स में कि भाई साहब हमें एजुकेशन चाहिए किसी भी हालत में, और हम इतनी फीस बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, और उसकी फीस जो है वो मिनिमलिस्ट होती, कम से कम होती। जो आजकल जो प्राइवेट स्कूल की जो फीस है इतनी ज़्यादा हाई है, यही रीज़न है क्योंकि आरटीई में राइट टू एजुकेशन में जो पढ़ाई का जो अधिकार है हमारा, उसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट का इंटरफेरेंस की बात होती है, ना कि प्राइवेट की। ठीक है, तो प्राइवेट में कौन कौन से आ जाते हैं, जहाँ पे प्राइवेट और स्टेट दोनों है, 23, 24, 17 और 15(2), ये याद रखना। हम बात कर रहे थे इंडियन सिटीजन और फॉरेनर्स को जो मिले हुए हैं, कौन कौन से मिले हुए हैं, 14, 20, 21, 21A और 22, 23, 24, साथ में 25, 26, 27 और 28, 25, 26, 27 और 28। ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो फॉरेनर्स और इंडियंस दोनों को मिले हुए हैं।
अब देखते हैं जो कि सिर्फ इंडियंस को मिले हुए हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, ये सारे के सारे जो हैं सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को मिले हुए हैं। ठीक है, साथ में आर्टिकल 29 भी है और 30 भी है। 15, 16, 19, 29, 30, 5। 15, 16, 19, 29, 30, 5 याद रखना। 15, 16, 19, 29, 30, 5 जो है सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को मिले हुए हैं। जो इंडियंस और फॉरनर्स दोनों को मिले हुए हैं 14, 20, 21, 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक मिले हुए हैं। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30 ये जो मिले हुए हैं सिर्फ इंडियंस को मिले हुए हैं। सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं स्टेट के अगेंस्ट हमें दिए गए हैं। हम जाके अगर स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो है उल्लंघन करता है तो हम जाके कोर्ट में जा सकते हैं। पर कुछ ऐसे राइट्स हैं जहां अगर प्राइवेट भी उल्लंघन कर रहा है, जैसे कि 23, 24, 17, 15, 2, तो हम उनको उठा के ले जाके प्राइवेट आदमी को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को कोर्ट में उठा के घसीट सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। आगे चलते हैं। तो इसमें बोला क्या गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजंस एंड नॉट अवेलेबल टू नॉन सिटीजंस। सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजंस के लिए। तो अभी हमने देखा 15, 16, 19, 29, 30। 15 किसकी बात करता है? 15 बात करता है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा आपके साथ किसी भी जाति, धर्म, सेक्स या फिर जो प्लेस ऑफ बर्थ होती है आपकी उसके बिहाफ पर। कहीं किसी होटल में जा रहे हो, आपको रोक दिया गया, वैसा काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके की चीजें नहीं की जाएंगी 15 के अंदर। 16 के अंदर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, यानी कि जॉब्स के अंदर बेसिकली, इसके अंदर बात होती है। 16 के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अपॉर्चुनिटी बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। 19 के अंदर बात किस चीज की होती है कि 6 बेसिक फ्रीडम सब आते हैं इसके अंदर। कुछ उनके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो वो सब इसके अंदर आते हैं, आप बाद में देखोगे। आर्टिकल 29 और 30 में क्या है? जो 29 में दे रखा है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। जो माइनॉरिटीज होती हैं, खास करके जिनकी जनसंख्या जो है कम होती है, उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनकी स्क्रिप्ट और उनके कल्चर को बचा के रखने की बात करी गई है आर्टिकल 29 के अंदर। आर्टिकल 30 के अंदर किसकी बात करी है? जो राइट्स हैं, जो माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके राइट्स को बचा के रखने की बात करी गई है। यानी कि जो जो कम जनसंख्या वाले जो लोग हैं इंडिया के अंदर, उनके जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास सोल राइट्स हैं उनको एडमिनिस्टर करने के लिए। यानी कि वो अपनी मर्जी से वहां पे अपने जो नियम कानून, अपने तरीके, अपने मजहब, अपने कल्चर की किताबें वो लागू करवा सकते हैं। ठीक है, उस वहां पर। बट वो ऑफ कोर्स वो इंडिया के अगेंस्ट ही होनी चाहिए, बट उनके पास ये राइट्स हैं आर्टिकल 30 के अंदर। ठीक है, तो अब हमसे सिंपली पूछा क्या गया था, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी क्या आता है इसके अंदर? नहीं साहब, राइट टू प्राइवेसी दोनों को दिया गया है, इंडियन प्लस फॉरनर्स। हमसे पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ इंडियंस की बात करी गई है। राइट टू प्राइवेसी इंडियंस और फॉरनर्स दोनों को दिया गया है। सेकंड, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है वो 19 के अंदर है, और जो कि हमें, सिर्फ हमें यानी कि इंडियंस को, भारतीय को दिया गया है। अगला है धार्मिक कार्यों के प्रति स्वतंत्र जो प्रबंध है उनका, फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, आप उसको कर सकते हो फ्रीली। ये जो आर्टिकल्स हैं 26, 27, 28, ये सारे इनमें इसकी बात करी गई है। यहाँ पे आपको फ्रीडम है कि आप अपने जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हो। तो आपको प्लस जो फॉरनर्स है उन दोनों को दिए गए हैं। लास्ट है द राइट टू असेंबल पीसफुली, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को दिया गया है। अब ये तो नहीं हो सकता कि बाहर के लोग आए और पीसफुली असेंबल हो जाएं और प्रोटेस्ट करें कि साहब हमें भी राइट्स दो, हमें भी इंडिया के अंदर रिजर्वेशन चाहिए, तो वो नहीं पॉसिबल है ना। तो ये सर सिर्फ और सिर्फ नंबर 2 और 4 जो है सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए दिए गए हैं, फॉरनर्स के लिए नहीं दिए गए हैं। क्लियरली याद रखना इस चीज को। ठीक है, ये दोनों लिस्ट जो है आप एक पेपर पर लिख लीजिएगा और आर्टिकल्स को सुबह सुबह उठ के डेली याद किया करो, सिंपल याद हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी फीचर यानी कि सरकार की जो भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता, एकात्मक यानी कि सेंटर जो है वो पावरफुल हो जाता है। जहां भी एकात्मिक
की बात की जाती है, यूनिटरी फीचर्स की बात की जाती है, वहां पर सेंटर जो है वो पावरफुल होता है, मजबूत होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कौन सा नहीं है, कहां पे नहीं होगा, जहां पे जो है डिवीजन हो रहा हो पावर्स का। अब सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है कि सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सेंटर तो मजबूत हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर के पास ज्यादा पावर्स होगी उसके अंदर फेरबदल करने की, जो कि इंडिया के अंदर भी है। सही बात है। दूसरा इमरजेंसी पावर्स, इमरजेंसी पावर्स में भी सेंटर की जो है ज्यादा पावर है, ये भी बात भी सही है। तो ये भी यूनिटरी फीचर को ही, जो एकात्मक विशेषता है उसको सपोर्ट कर रहे हैं दोनों के दोनों, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एकल संविधान और आपातकालीन प्रावधान दोनों के दोनों। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज भी, ये ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि जो सेंट्रल ऑफिसर्स जो हैं, सेंट्रल ऑफिसर्स जो हैं वो काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो ये भी कहीं ना कहीं एकात्मक विशेषता का ही सपोर्ट कर रहे हैं। परंतु जो बाइकैमरलिज्म है, द्विसंसदीयता जो है, लोकसभा राज्यसभा, और फिर जो है स्टेट्स का जो डिफरेंस है वो, कि हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर्स भी हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि डिवीजन हो जाएगा पावर्स का, ये सेंटर और स्टेट के बीच में, कि भाई सेंटर के पास भी कुछ पावर है, प्लस स्टेट्स के पास भी कुछ पावर्स हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि बाइकैमरलिज्म की वजह से, द्विसदनीयता की वजह से क्या होगा कि जो एकात्मकता है, एकात्मक विशेषता है, जो यूनिटरी फीचर्स है, उसको काउंटर कर रही है ये चीज इंडिया के अंदर, बाकी जो तीनों हैं वो सपोर्ट कर रही हैं। ये जो है एक नेगेटिव मार्क है, हमसे यही पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है। तो ये जो है द्विसदनीयता जो है वो एकात्मक विशेषता नहीं है। ठीक है, ये फेडरल फीचर है। फेडरल फीचर्स कौन सी होती हैं, जो स्टेट और जिसके अंदर जो है स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है सेंटर के साथ, सेंटर के साथ जो है स्टेट्स भी होते हैं। ठीक है, इंडिया क्वासाई फेडरल है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से फेडरल नहीं है, यानी कि पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि स्टेट की एकदम बाउंड्री बनी हो कि भाई स्टेट सुन, तेरे पास एक दो तीन चार ये पावर्स हैं, सेंटर सुन भाई मेरे पास एक दो तीन चार ये पावर हैं, ना तू इंटरफेयर करेगा ना मैं इंटरफेयर करूंगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। इंडिया के अंदर क्या है कि आपने देखा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी पावर्स, ऑल इंडिया सर्विसेज, तो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर स्टेट में भी काम कर रहे हैं, तो क्या है, जो सेंटर है वो यहाँ पर भी मनमानी चला सकता है। तो इस तरीके से जो है वो क्वासा फेडरल है, पूरी तरह से फेडरल नहीं है इंडिया, क्वासा यानी कि आधा, आधा फेडरल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है, बोला गया है द कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द आर्म फोर्सेस, जो सशस्त्र बलों पर मूल अधिकारों की जो लागू होते हैं उसके कंटेक्स्ट में ये सवाल पूछा गया है कि सशस्त्र बलों पर जो है आर्म फोर्सेस होती हैं उन पर जो मूल अधिकार लागू किए जाते हैं फंडामेंटल्स, उनके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं। तो पहला सवाल दिया गया है कि संसद सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित और निरस्त दोनों कर सकती है। एक बात, एकदम बात सही है, अगर नेशनल इमरजेंसी आएगी तो संसद कंप्लीटली उनके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेन कर सकती है, खत्म कर सकती है, उनके जो मौलिक अधिकार हैं, उनके जो मूल अधिकार हैं सशस्त्र सीमा बलों के, उनके अधिकारों को निरस्त और प्रतिबंध दोनों कर सकती है। ठीक है, दूसरा बात कही है कि जो सशस्त्र बलों के जो सदस्य हैं उनकी जो अभिव्यक्ति में केवल सैनिक शामिल हैं, और सशस्त्र बलों में जो गैर लड़ाकू सदस्य हैं, जैसे मान लो बावर्ची हो गया, मान लो जो वहां पे साफ सफाई वाले कर्मचारी होगी, वैसे वाले नहीं है। तो ये पॉइंट जो है वो एकदम गलत है। सशस्त्र सीमा बलों के अंदर सारे ऑफिसर, सारे कर्मचारी, चाहे टेलर हो, चाहे वहां पे बूट मेकर हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे कुक हो, चाहे मैकेनिक हो, सारे के सारे, कारपेंटर हो, बार्बर हो, सारे के सारे जो हैं उसके अंदर आते हैं, और सारे फंडामेंटल राइट्स का अगर सेंटर चाहे तो सबके फंडामेंटल राइट्स को निरस्त कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो सेकंड पॉइंट जो है वो गलत है, केवल हमारा पहला जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमें दिया गया है राज्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल और सेवा शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो राज्य स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो होते हैं, राज्य सूचना आयोग, उनके संदर्भ में कुछ चीजें जो है वो हमें देखनी है, और देखना है कौन सा जो है सही है, कौन सा पॉइंट जो है वो गलत है। ठीक है,
तो पहला दे रखा है कि इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रह सकते हैं। एकदम बात सही है ये, कि जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं वो अपनी ऑफिस जो है बना के रख सकते हैं 5 साल और 65 साल, उनमें से कोई सा भी पहले आएगा वो चले जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो मैं बना हूं 63 साल पे, मैं 63 साल पे बन गया स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है मैं बन गया, तो मेरा कार्यकाल वैसे तो 5 साल का होगा, परंतु 2 साल बाद ही मेरी आयु क्या हो जाएगी, 65 साल। तो इन 5 साल और 65 साल में से पहले कौन आ गया, 65 साल। तो मैं 2 साल बाद मेरे को रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं 68 में जाके रिटायर होऊंगा, 65 पर ही रिटायर होऊंगा, जो पहले आ गया वही। इसका मतलब ये होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो सैलरीज होती हैं, तनख्वाह होती है, उनके जो अलाउंसेस होते हैं वो पेएबल होते हैं किस तरीके से, और अदर जो भी कुछ कंडीशन होती हैं सर्विसेज की, सेम होती हैं किसके, हाई कोर्ट के जज की तरफ। गलत ये नहीं होता। जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है, एसआईसी जो होता है, उसकी सैलरी हुई, उसके जो अलाउंसेस हुई, या फिर अदर जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज होती हैं कि क्या क्या कंडीशन रहेंगी सर्विसेज के दौरान, वो सारी की सारी सेम होती हैं इलेक्शन कमिश्नर के, सिमिलर होती हैं इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर shall be the same as that of the chief secretary to be the state government। तो ये कुछ चीजें हैं। चीफ, ये चीफ है, और ये स्टेट, ये चीफ है। चीफ जो होगा स्टेट एसआईसी का, जो चीफ होगा, हेड होगा, उसका होगा सिमिलर इलेक्शन कमिश्नर के। जैसे इलेक्शन कमीशन को सैलरी मिल रही है, उसको अलाउंसेस मिल रही है, गाड़ी बंगला, ये सारी चीजें उसकी और इसकी चीफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर दोनों जो है सेम होंगी। और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, इसके अंडर जो होते हैं, इसके सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं, उनकी सैलरीज, उनकी अलाउंसेस वो सेम होते हैं। चीफ सेक्रेटरी होता है स्टेट का, स्टेट गवर्नमेंट का, उसके जैसे चीफ सेक्रेटरी जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का, जो एसआईसी जो होते हैं, ये CSIC यानी कि चीफ जो होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का चीफ हेड, तो वो होंगे इलेक्शन कमिश्नर के जैसे। और SIC जो होंगे वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, राज्य सरकार का चीफ सेक्रेटरी। तो हमसे पूछा गया था सही, सही में पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। आगे चलते हैं। आगे हमसे बोला गया है कि विद रेफरेंस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सतर्कता आयोग, केंद्रीय सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके तो हुआ क्या था, 1964 में एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन आया था, यानी कि जो पीएम और पीएम के साथ साथ जो उसकी जो मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, उन लोगों ने मिलके एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास करा, और उसके अंदर इस CVC की बात करी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1962 से लेके 64 तक। एक कमीशन था, उसकी रिकमेंडेशन, एक कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन पे, वो थी संथानम कमेटी। ये पूछा भी गया एग्जाम्स में। संथानम कमेटी जो थी वो, इसकी रिकमेंडेशंस पे CVC निकल के आया। ठीक है, निकल के आया, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास किया, इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी सरकार को, सरकार ने एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास किया, उसके बाद CVC निकल के आया। ठीक है, सिंपल। अब CVC का काम क्या है कि भाई कुछ नहीं, CVC क्या करेगा कि एक इसके अंदर एक मल्टी मेंबर बॉडी होती है, जिसके अंदर चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो होता है चेयरपर्सन होता है। CVC जो होता है, ये देखो CVC जो होता है चीफ विजिलेंस कमिश्नर, ये जो है हेड होता है इसका। और उसके अंदर जो 2 VCs होते हैं, विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, जो कि अपॉइंटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा जो है ये अपॉइंट किए जाते हैं। और इन सबका जो ऑब्जेक्टिव क्या था, वो करप्शन का, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए ये निकल के आई थी। तो जो मेन एजेंसी है इन प्रिवेंटिंग द करप्शन इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर करप्शन को रोकने की जो मेन एजेंसी है, एजेंसी जो है वो CVC है।
वो किसकी रिकमेंडेशन पे आई थी? 1962 से 64 के कमेटी संतानम कमेटी पे निकल के आई थी, उस कमेटी की रिकमेंडेशंस पे निकल के आई थी। ठीक है, तो पहला देख लो, यह एक संवैधानिक निकाय है। ये कह रहा है कि यह एक संवैधानिक निकाय है, नहीं ऐसा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। पहली बात तो ये ओरिजिनली कोई सी बॉडी थी नहीं, पार्लियामेंट ने इसे एग्जीक्यूटिव एक्शंस के द्वारा लेके आई थी, ना ही ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ना ही ओरिजिनली, ना कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, कोई सी नहीं थी। बट बाद में सीवीसी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया लेटर। तो अभी जो है प्रेजेंट में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि लॉ के द्वारा लेके आते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये पॉइंट दे रखा है, ये बात सही है। तो केवल और केवल एक पॉइंट इसमें 1 और 2 वैसा वाला नहीं है, इसमें वैसा है। इसे हमसे पूछा गया नहीं सही है, तो ये पहला सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है, सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। और फर्स्ट जो है, सॉरी, तो पहला जो है वो सही, यही तो कंफ्यूजन होती है। तो डिमांड को आप देखो कि हमसे पूछा गया है कि कौन सा जो है नहीं सही है, तो सेकंड सही है, फर्स्ट सही नहीं है, आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमसे पूछा गया है कैग से रिलेटेड क्वेश्चन। जो कंट्रोलर ऑडिटर होते हैं हमारे इंडिया के, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है इंडिया का, उसके रिलेटेड में आर्टिकल 148 के अंदर इनका जो है जिक्र किया गया है। 148 के अंदर, आर्टिकल 148 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अंदर जिक्र किया गया है इनका। तो हमसे क्या पूछा गया है कि भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है, कैग जो होता है, वो निम्नलिखित में से कौन से निकाय और निकायों की जो है लेखाओं की लेखा परीक्षा पर ध्यान देता है, उनका जो कर सकता है, उनका जो है वो ऑडिट कर सकता है। बेसिकली किस किस के लिए वो ऑडिट कर सकता है? यूनियन गवर्नमेंट के लिए तो करता ही करता है, नो डाउट। ऑयल एंड नेचुरल गैस जो कि एक पीएसयूज है, उसके लिए भी करता है, जितनी भी पीएसयूज होंगी उनके लिए करेगा। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होंगी उनके लिए बिल्कुल नहीं करेगा। इनका एक खुद का एक ऑडिटर होगा। ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है उनका एक खुद का ऑडिटर होता है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है उनका खुद का एक ऑडिटर होता है, जो कि उनका जो ऑडिट्स होते हैं उनको देखता है, जितने भी खर्चे होते हैं, जितनी भी उनकी इनकम होती है, उन सबको देखता है और पेश करता है। राज्य सहकारी समितियों का जो भी है। ठीक है, तो तीसरा का हटा दो आप, हमसे पूछा है, करेक्ट पूछा है, सही, फर्स्ट एंड सेकंड सही हो जाएंगे, तो बी हमारा जो है आंसर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। क्या है सवाल कि which of the following statements is or are correct with reference to the writ jurisdictions of the Supreme Court and High Court? तो पहला पॉइंट दे रखा है, Supreme Court can issue writ only for the enforcement of fundamental rights, whereas High Court can issue writs not only for the fundamental rights but also for any other purposes. मैं आपको एक बात बता देता हूं कि रिट के जो ज्यूरिसडिक्शन में फंडामेंटल राइट्स की जब बात होती है, तो जो हाई कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन है थोड़ी सी बड़ी होती है। हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है, याद रखना, थोड़ी सी जो है वो बड़ी होती है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो नैरो है हाई कोर्ट से। तो हाई कोर्ट के पास पावर होती है ना कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में इशू करने की, ना ही सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में, बल्कि जो अदर राइट्स हैं उनमें भी, अदर पर्पसेस जो हैं उनमें भी वो है वो रिट्स इशू कर सकता है। ठीक है, वो उसमें आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद रखना कि वो अदर रिट्स भी जारी कर सकता है हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के कंटेक्स्ट में करेगा। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है हमारा। दूसरा बात कर रहा है, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स अगेंस्ट अ पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नहीं साहब, सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लेवल पर काम कर रहा है, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया को देखता है। हाई कोर्ट जो है वो स्टेट का देखता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो भी नियम कानून स्टेट के अंदर अप्लाई होगा, ठीक है, प्लस स्टेट, प्लस मान लो कोई भी नियम कानून था, कोई भी क्रिमिनल था, वो स्टेट से क्राइम करके दूसरे स्टेट में भागा है,
तो तब जाके उस बंदे पर उस स्टेट में लग जाएगा। पर इसका जो नियम कानून है, आउटराइटली दूसरे स्टेट में जाकर नहीं लगेगा, सिर्फ अपने स्टेट में लगेगा। तो हाई कोर्ट जो है वो अपने स्टेट तक सीमित है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अदर स्टेट्स तक भी सीमित है, जा सकता है। ठीक है, यही डिफरेंस है बेसिक। तो ये दूसरा पॉइंट गलत हो जाएगा, इसमें बोला गया सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स अगेंस्ट अ पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नहीं, हाई कोर्ट सेंटर पे, ये स्टेट पे, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नहीं करते हैं, संपूर्ण राज्य क्षेत्र में करेगा उच्चतम न्यायालय, और उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट जो है वो करेगा स्टेट में। ठीक है, आखिरी पॉइंट क्या है, वाइल द सुप्रीम कोर्ट मे, तो सेकंड पॉइंट जो है गलत हो गया। नेक्स्ट है, वाइल द सुप्रीम कोर्ट मे नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 32। रिट जुरिसडिक्शन जो है, रिट जो है 32 में दे रखा है सुप्रीम कोर्ट को, और 226 में दे रखा है हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर रिफ्यूज नहीं कर सकता है किसी भी आदमी को रिट देने से, बट हाई कोर्ट कर सकता है। ये भी देखो, ठीक, तो हाई कोर्ट जो है वो मना कर सकता है कि भाई साहब मैं नहीं दे रहा तुम्हें 226 के अंदर रिट, मेरी मर्जी है, मैं दूंगा तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, सिंपल। ठीक है, तो ये भी यहाँ भी जो है वाइडर जा रहा है उसका जो पर्सपेक्टिव है हाई कोर्ट का यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से। तो पहला और तीसरा जो है वो इसके सही उत्तर होंगे। ठीक है, ठीक है, आज के लिए हम यही खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बचे कुछ सारे क्वेश्चंस जो हैं इस मॉक के खत्म कर लेंगे। ठीक है, आपको लाइक करना है अगर आपको पसंद आए तो वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कुछ बात बतानी हो, कुछ एडिशनल चीज़ें करवानी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ और बेसिक चीज़ें आपको फॉलो करनी है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, इनके शॉर्ट नोट्स, एग्जाम आने वाले हैं, जल्दी से जल्दी 1-2 हफ्ते के अंदर हो सकता है पीसीएस का आ जाएगा, और फेब के फर्स्ट वीक और के अंदर जो है यूपीएससी का जो है नोटिस आ जाएगा। तो प्रिपेयर रहिए, ऑल द बेस्ट गाइस। अब थोड़ा सा अपनी कमर कस लीजिए, पढ़ाई करिए अच्छे से। बाय बाय, सी यू टुमारो, टेक केयर।